वेलकम। इरानी मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है हाजी अली मदद जतक साहब। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, मिनिस्टर रह चुके हैं, एमपीए रह चुके हैं, बलूचिस्तान के पीपल्स पार्टी के चैप्टर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। अब शेख रशीद अहमद साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की तो वो तो आपको पता है कोई भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज जब वो जेल में जिस तरह है आपको पता है, और केसेस जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों के पास फवाद चौधरी साहब के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बनाया था, हुकूमत ने नहीं बनाया था। अब वो कहते हैं ये विक्टिमाइजेशन है, इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ। क्या कहेंगे जतक साहब? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मोहतरमा बीबी फरियाल के केस जब सिंध के थे, उसको पकड़ के पंजाब के जेल में बंद किया गया। जरदारी साहब को जो वो उन केसों में बंद किया गया जहां से वो बाइज्जत बरी हुआ था, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को नेब की तरफ से एक लेटर आया, उस टाइम इंतकामी कार्रवाइयां नहीं थे। हमारे जैसे वर्करों पे 27 केस मुख्तलिफ पार्टी के लोगों पे बना के झूठे केसों में बंद किया गया। वो इंतकामी कार्रवाइयां नहीं थे जो अभी पीटीआई वालों को नजर आ गया कि इंतकामी कार्रवाई। आपने खुद देखा कि शेख रशीद जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में, या जनाब आसिफ अली जरदारी के बारे में, या दूसरे पार्टी के कायदीन के बारे में, मैं समझता है काबिल मजम्मत है। इस तरह जो वो बोलते हैं गाली गलोच की ब्रिगेडों के खिलाफ इस तरह के कार्रवाइयां होना चाहिए। इन लोगों को जेल, क्योंकि ये लोग जेल खाए नहीं है ना, जेल देखे नहीं है। जब जेल जाएंगे इनको पता चल जाएगा कि जेल क्या होता है। शेख रशीद बोलता था जेल तो मेरे ससुराल है, हथकड़ी मेरे पता नहीं क्या है, तो अभी बर्दाश्त करें ना। अभी सिंध आना है उसको, यहाँ आजा मौला बालुमा इसका इंतजार में, फिर मरी में इनके ऊपर कैसे, वहां आजा मौला मेरा बालुमा वो नहीं लिखा होता है छितर पे, वो उसके इस्तेमाल इंतजार कर रहे हैं। फिर इससे पूछेंगे कि जेल आपका ससुराल है। सही। अब दूसरी बात यह है कि मुल्क की मईशत बेहतर नहीं है, हालात बेहतर नहीं है, डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है, एहसाक डार आने से भी कोई बेहतरी नहीं आई। जतक साहब, क्या कहेंगे? देखिए, इस पे तो बेहतरी आना चाहिए। हम सारे आज भी देखा वजीर आजम पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि तमाम पार्टियों को बैठ के सर जोड़ के हमने जो है ना मुल्क में मैशियत को अपना उसको मैशियत को ठीक करना है, और मुल्क की हालात पे जो दहशतगर्दी हुआ है, आपने देखा हमारे जो है ना KPK में कितने पुलिस के लोगों को शहीद किया गया। हमको इस पे बैठ के बात करना चाहिए, इस पे सर जोड़ के टेबल पे बैठ के बात करना चाहिए। नहीं कि हम पार्टी के कायदीन के खिलाफ गाली गलोच करें, ये सियासी लोगों की काम है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मुल्क की सबसे पहले मेरा मुल्क की मैशियत ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। आप टेलीफोन लाइन पे रहें जतक साहब। पहले मुल्क हमारा, वतन हमारा, आपको पता है, और वो ठीक होगा, मैशियत बेहतर होगी तो सब कुछ होगा, आपको पता है। बात तो सही कह रहे हैं हाजी साहब, क्या कहें? बिल्कुल। इसमें देखें मीर साहब, कोई दो राय नहीं है। इसी तरह होता है पूरी दुनिया के अंदर। जब आप हुकूमतें करते हैं तो आप तमाम स्टेक होल्डर्स को एक छत के नीचे बिठा के, एक टेबल पे बिठा के आप फैसले करते हैं, आपको फैसले लेने होते हैं। और जब आप इस तरह के जब कंडीशन आ जाएं कि आपको IMF के पास जाना पड़े, तो IMF के पास कोई एक फर्द वाहिद नहीं जाता, ना एक हुकूमत जाती है। रियासत के तौर पर उस IMF के साथ एक मुआहदा होता है जिसके अंदर IMF आपको कुछ कर्ज देते हैं, और उसके बदले में वो चाहते हैं कि आप अपने पाँव पे खड़े रहें। वो आपकी पॉलिसीज़ को बेहतर करते हैं ताकि उसमें कुछ आपको मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। पाकिस्तान आज अगर इस मकाम पे पहुंचा है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जी जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी वजह से पहुंचा है। उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, लेकिन जिस भी वजह से पहुंचा, अब हमारे पास दो रास्ते हैं मीर साहब। या तो हम PTI की तरह पुरानी हुकूमतों को कोसते रहें कि जी पिछले उसने ये किया, उससे पहले वाले ने यूं किया, उससे पहले वाले ने यूं किया, तो फिर ये बात जाके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तक पहुंच जाएगी। या तो हम पुरानी पॉलिसीज़ पे रोते रहें और कुछ ना करें, या फिर दूसरा रास्ता यह है कि हम पुरानी पॉलिसीज़ पे रोने के बजाय हम आगे बढ़ें और हम इस पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए अमली इकदाम उठाएं, जो कि आज की मौजूदा हुकूमत उठा रही है। इसी तरह होता है। और हमें यकीन है कि देखें, इसाक डार साहब एक मंजे हुए हमेशा से फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को एक बार नहीं कई बार मुश्किल हालात से निकाला है।
आज भी वो और उनकी पूरी टीम सर जोड़ के बैठे हैं और पाकिस्तान को इस मुश्किल तरीन हालात से निकालने में इंशाल्लाह वो कामयाब जाएंगे। लेकिन कोई भी चीज इस तरह नहीं होती कि अलादीन का चिराग है, हमने रगड़ा और जिन आया, जी क्या मैं कर सकता हूं आपके लिए, ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए वक्त दरकार होता है और वो वक्त हमें देना पड़ेगा। लेकिन अब एक तरफ आप देख रहे हैं कि पीटीआई का जो रवैया है, तहरीक इंसाफ का जो जिस तरह रवैया, आज उन्होंने जिस तरह कह दिया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब है वो गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं ना सारे मीर साहब इस तरह के। आप किसी सियासतदान से ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो सिस्टम से ही बाहर बैठ जाए और कहे जी अब मैं बाहर हूं और अब मैं सिस्टम को चलने नहीं दूंगा। तो अगर वो चलने नहीं देंगे तो फिर ये बात याद रखें कि रियासत ने फैसला कर लिया है, अगर आप अपने रवैये दुरुस्त नहीं करेंगे, आप रियासत के खिलाफ मुजाहिमत बंद नहीं करेंगे, आप लोगों को उकसाना बंद नहीं करेंगे, तो फिर हम आपके साथ वो करेंगे कि आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। जतक साहब, आपको पता है कि सियासत के अंदर इंतशार है और एक अफरा तफरी का माहौल है, मैशियत सियासत में दोनों। इमरान खान ने बड़ी कोशिश की कि मुल्क के अंदर ये क्राइसिस बढ़े और ये बहरान बढ़ भी रहा है, हर जगह बहरान ही और बहरान नजर आ रहा है। इमरान खान की कोशिश है कि रियासत को भी नुकसान पहुंचे, मैशियत को भी नुकसान पहुंचे। दोनों चीजें बड़ी अहम है इस मुल्क के लिए। जतक साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान का एजेंडा ही ये है कि मुल्क को नुकसान हो। इमरान खान का एजेंडा ही ये है कि मुल्क के इदारों के खिलाफ जहर उगालो। इमरान खान का एजेंडा ये है कि मुल्क में जो है मैशियत तबाह हो। इमरान खान देखो, हमें दुश्मन की जरूरत नहीं है जब तक इमरान खान है। इमरान खान कंटेनर पे बैठ के जो इस मुल्क के इदारों के खिलाफ जो इसने मैं समझता हूँ कि उसने जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया और हमारे लीडरों के खिलाफ, मैं समझता हूँ पिछले जब से पार्लियामेंट बना है इस तरह का हमने पार्लियामेंट नहीं देखा है। जो गाली गलौज का ब्रिगेड, एक एहतराम होता था पार्लियामेंटेरियन का, एक एहतराम होता था पार्लियामेंट का, जिसके फ्लोर पे जो है ना लोग अपने इलाके, अपने सूबे के, अपने आवाम के मसाइल को डिस्कस करना। आजकल तो जब से इमरान खान और इनके ग्रुप जब असेंबलियों में थे, आपने खुद देखता था कि इमरान खान के ये जो मुराद सईद वगैरह वगैरह किस तरह के लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। आज किस तरह के लैंग्वेज इस्तेमाल, आप सोशल मीडिया को देखें, हमारे मुल्क के अफवाज के खिलाफ कितना लोग बकवास करते हैं। हमारे जो कोर कमांडर शहीद हो गया अपना हेलीकॉप्टर हादसे में, बल्कि वो खिदमत खल्क में मसरूफ था, मगर इनका बकवास आपने देखा। इनको बिल्कुल जो रियासत के खिलाफ बात करता है, इसको पकड़ के इनको सजा दिया जाए। ये तो नाहिल लोग, ये पता नहीं किस तरह एजेंडे पे आए हुए हैं। जतक साहब, आप अहल हैं, आप तजुर्बेगार हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी, बड़ा तजुर्बा है आपको हुक्मरानी का, बड़ा तजुर्बा है आपको सियासत का, बड़ा तजुर्बा है आपको मैशियत का। लेकिन ये भी आपके 8-9 महीने इस तजुर्बे से, इतनी अहलियत से, काबिलियत से न मुल्क को फायदा हो रहा है न अवाम को हो रहा है। पेट्रोल 35 रुपए बढ़ा दिया, डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है, अवाम कहां जाए? जतक साहब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप बैकग्राउंड चेक करें कि ये किसने मुआहदा किया था। आज जो अवाम या हम भुगत रहे हैं, ये सारा इमरान खान की करतूतों की वजह से। इसने जो IMF के साथ जो मुआहदा करके हमें जो है दलदल में फंसाया, ये इमरान खान ने फंसाया। अगर हकीकत में आपको बताऊं, अगर PDM फैसला नहीं करता इमरान खान को भगाने का, आज पता नहीं है हम कहां से कहां जाते। आज PDM जितने भी पार्टियां इस हुकूमत में शामिल है, इनकी मरून मेहनत की वजह से आज हमारा मुल्क सलामत है। इस 8 महीने में हम 4.25 साल के गंद को किस तरह सफा करेंगे। अपना इमरान खान के जो वजीर का आपके पास रिकॉर्ड भी होगा, वो IMF के अफसर को कहता है कि आप दस्तखत न करें। देखिए, इमरान खान जिसके एजेंडे पे काम कर रहा है, इसको अभी रियासत ने पहचान लिया है। इनके खिलाफ अभी इंशाल्लाह एहतसाब शुरू है। गोगी के खिलाफ एहतसाब इंशाल्लाह शुरू होगा, पीरनी के खिलाफ एहतसाब शुरू होगा। ये पीरनी पता नहीं कहां से आके अरबों डॉलर लूट के चला गया, और वावेला मीडिया नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, फिलानी चोर है, और सबसे बड़ा घड़ी चोर और इस मुल्क के कीमती चीजों को बेच के सबसे बड़ा चोर ये खुद निकला। टेलीफोन लाइन पे रहे बिरसे साहब,
एक तो आप कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट जिम्मेदार है, जिस तरह आप कह रहे हैं। अब इमरान खान कह रहा है कि आप जिम्मेदार हैं, उनसे 3.5 साल का हिसाब लेते हैं, आपसे 8-9 महीने का हिसाब लेते हैं। आप किस तरह देख रहे हैं? आपके दौर में भी बेहतरी नहीं है, उनके दौर में भी बेहतरी नहीं। उस टाइम भी अवाम एक जो है ना दलदल में थी, आज भी अवाम दलदल में। कहां जाए अवाम, कहां जाए? मसाइल क्यों नहीं हो रहे? मसाइल के जिम्मेदार भी तो आप पॉलिटिशियन ही हैं। मीर साहब, पहले तो मैंने ये बात नहीं कही कि पिछले ही जिम्मेदार हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो हम इल्ज़ाम वाली सियासत करते या हम कुछ करके दिखाते। हम कुछ करके दिखाने के लिए हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं कि जी आपसे क्यों नहीं संभल रहा, देखें खराबी पैदा कहाँ से हुई। मैं पिछले 60s में या 70s में नहीं जा रहा। मैं अभी रिसेंटली बात कर रहा हूँ, जब मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत को आपने घर भेज दिया साजिश के ज़रिए। एक फ़ोन कॉल्स, अभी तो टेप्स आ गई हैं ना सामने, वो जो जज था चीफ जस्टिस साकिब निसार, उसकी टेप आई है कि जी उसको बोला जा रहा है कि जी मरियम को और नवाज शरीफ को आने नहीं देना। और भी वो सारे सबूत आ गए हैं कि जी हमारी मेहनत ख़त्म हो जाएगी। वो सब कौम के सामने है। क्यों किया गया? आज उसी का तो खमियाजा आप भुगत रहे हैं। मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था और सबको नजर आ रहा था। मुल्क में मईशत ऊपर जा रही थी, आपका डॉलर की कीमत के कदर में जो है वो कमी आ रही थी, रुपया बढ़ रहा था, आपके पास सीपेक आ रहा था। उस जमाने में याद है 52 मुमालिक थे जो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, कर्जा नहीं दे रहे थे, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आ रहे थे। पाकिस्तान एक विजन 2025 की तरफ जा रहा था, विजन 2030 की तरफ जा रहा था। हम एक पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी आ रही थी, कंटिन्यूएशन आ रही थी, आपकी मईशत, आपका ग्रोथ रेट बढ़ रहा था और पाकिस्तान लग रहा था फलता फूलता मुल्क। आपने क्या किया? आपने अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया इस मुल्क को, पॉपुलर लीडरशिप को आपने घर भेजा, आपने एक प्रोपेगेंडा बनाया मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए। आपने पाकिस्तान के लोगों को, खासतौर पे नौजवान नस्ल को, उनकी जिस तरह जहनी आबियारी की, उनके जहनों में जिस तरह गलीज गंदगी भर दी, उसके नतीजे में हुआ क्या? आपने नवाज शरीफ को तो कुछ नहीं किया, आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज उसकी कीमत सिर्फ हम नहीं, वो लोग भी अदा कर रहे हैं जिन्होंने ये साजिश शुरू की थी। आज भी तो सब बैठे ना, उस जमाने में बैठते, सर जोड़ते कि पाकिस्तान में खराबियां कहां हो रही हैं। नवाज शरीफ का कसूर क्या था? नवाज शरीफ का एक कसूर था, उसने कहा था आए अपने घर में जो मौजूद खराबियां हैं उसको मिलकर खत्म करें। डॉन लीग्स के पीछे क्या चीज थी? मैं माजी में नहीं जाना चाहता मीर साहब, लेकिन जब आप पॉपुलर लीडरशिप को इस तरह साजिशों के जरिए हटाएंगे तो फिर खराबियां पैदा होंगी। फिर वो खराबियां ना आप दूर कर सकते हो ना हम दूर कर सकते हैं। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं और कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी अली मदद जतक साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। राजीव टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है ब्रिगेड रिटायर तारिक खलील साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, मैशियत सियासत को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं और उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा उनका हमेशा एनालिसिस होता है। मैं ब्रिगेडियर साहब आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी, थैंक यू वेरी मच मीर साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है कि एक अफसोसनाक वाकया हुआ, उसके ऊपर लीडरशिप यानी कि दोनों लीडरशिप, यानी कि मिलिट्री लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, दोनों ने मिलके जो है ना एक लाहे अमल बनाया और कहा कि अब आईनी हाथों से, यानी कि सारे वसाइल, तमाम वसाइल बरूकार लाए जाएंगे और जो है ना सब मिलके। लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ ने कोई रोल अदा नहीं किया, तहरीक इंसाफ आई नहीं, तहरीक इंसाफ की पार्टिसिपेशन नहीं थी। ये तो कौमी इशू है, नेशनल इशू है। एक तो टेररिज्म, दूसरा इकोनॉमी, मैशियत और दहशतगर्द, दोनों चीजें। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों लीडरशिप ने फैसला किया है कि वो टेररिज्म को टैकल करेंगे विद फोर्स, फुल फोर्स। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि मैंने आपको पता भी है कि 10 साल डील करता रहा हूँ। सही। ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म का जो हाइड आउट्स होते हैं, ये स्कैटर्ड होते हैं। सही। अगर आप इनके ऊपर फोर्स को यानी ब्रॉडली इस्तेमाल करते हैं तो कोलैटरल डैमेज का बड़ा खतरा है। सही। तो द बेस्ट ऑप्शन हमेशा ये रहता है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होने चाहिए। सही। और
उसमें लास्ट टाइम भी जब हुआ है, यहाँ तक ज़रबे अज़र और जो दूसरी जो चली थी वज़ीरिस्तान में दोनों कैंपेन्स, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था, क्योंकि जो उस वक्त तालिबान थे या दूसरे एलिमेंट्स उन्होंने ये पूरा एक एरिया जो है ना हुकूमत बनाई हुई थी और दे वर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, कम्युनिकेशन, यानी सोशल लाइफ, एवरीथिंग. सो दैट ऑपरेशन वाज अ डिफरेंट काइंड ऑपरेशन. अभी जो है आपको मैं समझता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होना चाहिए, उसमें कलेक्टिवनेस होनी चाहिए. सही. और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, कल परसों भी गालबन मेरी आपसे बात हुई. सही. कि ये जो ऑपरेशंस हैं ये पुलिस के बस की बात नहीं होती. पुलिस इज नॉट मेंट फॉर दिस पर्पस. पुलिस इज मेंट फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर. इस किस्म की दुनिया भर में, अमेरिका में भी आप देखें 9/11 के बाद उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी को रेज किया. और इसी तरह रशिया में, फ्रांस में, और एक वक्त होता था ये इराक वगैरह में भी. तो एक सेकंड लाइन फोर्सेस हमेशा क्रिएट करनी पड़ती है इन चीजों को डील करने के लिए, और बैक पे उनकी मेन फोर्सेस होती हैं. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, वी प्रे, अल्लाह करे. सही. सर, नेशनल एक्शन प्लान आपको बताया कि एक बड़ी जबरदस्त चीज है, उसके ऊपर ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो सकी? सबब क्या लगा आपको? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो चूंकि टेररिज्म तकरीबन पिछले 4-5 साल में खत्म ही हो गया था और पाकिस्तान वाज वेरी प्राउड ऑफ इट. तो एक कुदरती बात है, एक क्या उसको तसाहिली आ जाती है और यहाँ एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है. लेकिन जब अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल हुआ है, तो आपको याद होगा बहुत सा आपसे भी डिस्कशन हुई थी मेट्रो में. सही. मैंने कहा जी एक ये जो नया फितना पैदा होगा, जो रेजिडेंट्स हैं टेररिस्ट ग्रुप्स के जो आके अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, मसलन PKK के भी एलिमेंट सीरिया से आए हुए थे, इराक से भी लोग भागे हुए आए हुए थे, कुछ ईरान से भी भागे, TTP भी वहां थी, रॉ के भी स्पॉन्सर्ड थे. तो तालिबान, अफगान तालिबान के लिए बड़ा मुश्किल होगा तो उनको कंट्रोल करने, क्योंकि तो ज्योग्राफी जो है ना, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन हैंडलिंग ऑफ द टेररिज्म. और अफगानिस्तान में गॉर्जस पहाड़ी इलाके, केव्स, वो ऐसी जगह जहाँ पे आदमी छुप जाता है, पूरा का पूरा डिवीजन भी लेके जाए तो ढूंढ नहीं पाते. ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर बड़े फैक्शंस हैं, आपको पता है, कुछ मॉडरेट हैं, डेमोक्रेट हैं, रेडिकल्स हैं, वहां भी बड़े फैक्शंस हैं. TTP का दोबारा नाक के नीचे जो है ना इतना मजबूत होना, और वहां गवर्नमेंट्स भी रही हैं PTI की, और गवर्नमेंट को पता नहीं चला, एजेंसियों को पता नहीं चला, सिक्योरिटी को पता नहीं चला हमारी, क्योंकि ये मजबूत होने जा रहे हैं, रिवाइव होने जा रहे हैं. नहीं, देखिए ये जो सारा फिनोमिना हुआ है ना, ये तो पिछले 1 साल में, उससे पहले तो वो खत्म हो गया. दूसरा, हमने जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ, मैं आई एम अगेंस्ट एनी नेगोशिएशंस विद द टेररिस्ट, बिकॉज व्हेन यू गिव टाइम टू देम, दे रीग्रुप, दे री-इक्विप, और फिर आपके ऊपर दोबारा स्ट्राइक करते हैं. सही. ब्रिगेडियर साहब टेलीफोन पे हैं. ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आप उनके साथ एसोसिएट हो दहशतगर्द के साथ, रीग्रुप होते हैं, फिर मजबूत होते हैं, फिर अपना स्ट्रॉन्ग करके फिर अटैक करते हैं. क्या कहेंगे? मैं ब्रिगेडियर साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं, नहीं करने चाहिए मुज़ाकरात. लेकिन इस बात को डिसाइड होना चाहिए कि उसकी आड़ में, यानी एक तो वो दहशतगर्द हैं जो डिक्लेयर्ड दहशतगर्द हैं, जिनके ऊपर सब लोग, पूरी दुनिया मुत्तफिक है ये लोग दहशतगर्द हैं, उनसे तो मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए. उनसे मुज़ाकरात किए गए, किसने किए, क्या किया, सबको पता है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, नहीं होना चाहिए. लेकिन उनकी आड़ में आप उन लोगों को दहशतगर्द नहीं कह सकते जो दहशतगर्द नहीं है बेसिकली. यानी हमने ये भी देखा कि कुछ लोग थे जो हुकूक की जंग लड़ रहे थे, आपने उनको दहशतगर्द करते हुए एलिमिनेट करना चाहा.
उसका भी एक वेव क्रिएट हुई इधर दहशतगर्दी की, हमने देखा उसको। मैं यूं समझता हूं बीइंग अ लॉ स्टूडेंट कि वो हम फिर इस तरह की हरकतें कर जाते हैं, इस तरह के इकदाम उठा लेते हैं कि फिर हम खुद दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्रियां बन जाते हैं, कि हम इस तरह के इकदाम करते हैं जिसके नतीजे में मासूम जहन दहशतगर्द बन जाते हैं। वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक पूरी आज, पहले ज़माने में हम क्या कहते थे कि जी फौजी एक्शन हो जाता है तो दहशतगर्दी एलिमिनेट हो सकती है। आज दुनिया तब्दील हो चुकी है। आज दहशतगर्दी को एलिमिनेट करना एक साइंस है, पूरी आर्ट भी है, साइंस भी है। तो उसको बड़े तरीके से प्रोपेगेंडा वॉर भी होती है इसमें। आप देख रहे हैं कि जनरेशन वार भी हम आजकल देख रहे हैं, 5th जनरेशन वार है, सोशल मीडिया है, लोगों की जहन साजी की जा रही है। उस हवाले से एक बेहतरीन किस्म की पॉलिसी ज़रूर बनाना चाहिए और दहशतगर्दों से बिल्कुल, जो दहशतगर्द जिस तरह खासतौर पे TTP है और दहशतगर्द हैं, उनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। जिन लोगों ने किए उनको बेनकाब होना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आखिरी आपकी तरफ आऊंगा। एक तो मिलिट्री सोल्यूशन होता है, उसके साथ पॉलिटिकल सोल्यूशन भी होना चाहिए। जिस तरह आपको पता है क्लियर करते हैं, होल्ड करते हैं, फिर आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन आती है, वो उसको संभालती है, लेकिन KPK के अंदर और ये चीजें हो नहीं सकी। क्या कहेंगे इसमें? देखिए जी, मैं जहां तक मेरा नॉलेज है, पूरी तरह मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब हमने वजीरिस्तान को और इन एरियाज को, मेमंद को, सबको, मैं खुद ब्रिगेड कमांडर रहा हूँ मेमंद में, वो बड़े फ्रेंडली लोग हैं। तो हमने जो रिफॉर्म्स करनी थी, जिसके लिए पैसा चाहिए था, और वो उतना फंडिंग नहीं हो सकी, उस स्पीड से काम नहीं हो सका। एक तो ये बात है सही। और दूसरी बात ये है कि जब टेररिज्म फैलता है और जब उनके खिलाफ ऑपरेशन होता है तो वो मेल्ट कर जाते हैं पॉपुलेशन में। सही। और वो जाके स्लीपिंग सेल्स बन जाते हैं और वो आपके सेटल्ड एरिया में भी आके गुम हो जाते हैं। फिर जब वक्त आता है तो वो री इमर्ज हो जाती है। इट इज नॉट ए इजी ऑपरेशन, ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन होते हैं। हम तो गुजर चुके हैं ना इसमें से, और ये इजी सेड देन डन। बाकी जहां तक पॉलिटिकल की आपने बात, बिल्कुल होना चाहिए। पॉलिटिकल हमेशा हम कहते हैं कि जब भी आप कोई भी हम एक काम ऑपरेशन करते हैं तो आप एक दरवाजा खुला रखें उनके लिए। दोज हू सरेंडर, दोज हू वांट्स टू कम बैक, उनके लिए आप रास्ता खाली रखें। सही। आखिरी सवाल जाते जाते है ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान की एक बड़ी अहमियत है और एक एटमी मुल्क है, बड़ा ताकतवर मुल्क है इस खत्ते का, इस दुनिया का। हमारी कुर्बानी भी बहुत है। आपको लग रहा है कि एक तो हमारा दुश्मन, आपको पता है इंडिया अजली दुश्मन है, और दूसरे भी हमारे बड़े दुश्मन है, आपको पता है, वो जब समझते हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर, मैशियत कमजोर है, सियासत में यहां बड़ा एक क्योस पैदा हुआ, उससे भी फायदा लेने की कोशिश करते हैं ब्रिगेड साहब। देखिए, मैं पिछले 2-4 महीने से इस बात को लिख भी रहा हूँ, व्लॉग भी हम लोगों ने किए, आपसे भी बात होती रही है। देखिए, यूक्रेन की वार का जो इम्पैक्ट हुआ है, उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि अमेरिकन ने जो ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए यूक्रेन में तय किए थे, उनमें से कोई भी पूरा नहीं हो सका। सही। बल्कि 1/3 के करीब इलाका जो है यूक्रेन का, परमानेंटली रशिया के जेरे इंतजाम चला है। सही। रशियन इकोनॉमी जो है, जिसको उन्होंने मार्जिनाइज करना था, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई। उन्होंने डॉलर से अपना नाता तोड़ लिया, चाइना में युआन और रूबल का कलेक्शन हो गया, उन्होंने अपने आप को टोटली सेपरेट कर लिया। 8-9 ऑब्जेक्टिव जो थे अमेरिका के, तो अमेरिका doesn't want to win this war. They want to continue this war to ensure that Russia keep on bleeding. और दूसरी तरफ जो ब्लीड कर रहे हैं वो EU के कंट्रीज कर रहे हैं। राइट सर। अब वहां पे देखिए क्या हो रहा है। जर्मनी में परसों से एक पैसिफिस्ट मूवमेंट की तहरीक चली हुई है। वो कहते हैं जी इनफ इज इनफ, और इक्विपमेंट आप मत दें यूक्रेन को, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है वो तो मांगता रहेगा, वो लड़ाई चलती रहेगी, मरने वाले तो
बड़ी मेहरबानी ब्रिगेडियर साहब, टाइम बड़ा लिमिटेड है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, हमेशा आप टाइम देते हैं। बैरिस्टर साहब, आपकी हमें जो है एक बड़ा ही एक सख्त जवाब देना चाहिए, और ये ऑपरेशन बड़ा ट्रिकी ऑपरेशन होता है, आपको खुद पता है। इसके साथ पॉलिटिकल सोल्यूशन भी होना चाहिए, मिलिट्री सोल्यूशन भी है, उसके साथ मुल्क की सियासत। आज सबकी जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें। मैशियत बेहतर नहीं है, डॉलर मुसलसल बढ़ता जा रहा है, पेट्रोलियम प्राइसेस आपके सामने, महंगाई का तूफान आया हुआ है। 40-45 साल में पिछले जितने भी हम देखें, इतनी बड़ी महंगाई हमने नहीं देखी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।